Welcome again to all of you. Myself BL पाटीदार, आई एम अ ट्रेनिंग ऑफिसर और आज हम निमी क्वेश्चन बैंक या भारत स्किल की जो पीडीएफ है उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के मॉड्यूल 1 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका नाम है इंग्लिश लिटरेसी या अंग्रेजी साक्षरता। ये जो पूरी की पूरी वीडियो सीरीज है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने बनाई है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकें। जितने भी क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट में एनसीईआरटी सीबीटी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस निमी क्वेश्चन बैंक या भारत स्किल की जो पीडीएफ है उसी में से अभी तक पूछे गए हैं। तो उन सभी को हम वन बाय वन वीडियो में कवर करेंगे। टोटल इसके 8 वीडियोस हैं, मतलब 8 मॉड्यूल में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो आज हम मॉड्यूल 1 को इसमें आज हम मॉड्यूल 1 की वीडियोस डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मॉड्यूल 1 के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बायोडाटा होना चाहिए। अ रिज्यूम शुड बी। तो एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए आपका? संक्षिप्त और सटीक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नौकरी में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण रिक्त स्थान है कहलाता है। A written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called job description या नौकरी विवरण। एक नौकरी में हम क्या क्या जिम्मेदारी निभाएंगे ये सब क्या कहलाता है? अपना नौकरी का विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन उसको हम कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाएंगे और मैंने बहुत इजी वे में हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। बस आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, डेफिनेटली आप 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को अच्छे से समझें और लास्ट तक पूरा पूरा इसको देखें, सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी नौकरी में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। तो अभी देखा हमने, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नौकरी विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन। कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में रिपीट है उसमें, तो मैंने भी उनको एज इट इज इसमें लिया है। तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिले, एक या एक से ज्यादा बार वो आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसका आप लोड ना लें। पीडीएफ में ही क्वेश्चन रिपीट था तो मैंने ऐसा कैसा उसमें भी रिपीट कर दिया है ताकि क्वेश्चंस का सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। कभी आप पीडीएफ से इस वीडियो को मैच करें तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये मैंने रिपीट क्वेश्चन ले लिए हैं। मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार हेतु बुलावा आने के बाद अगला कदम क्या है? आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि आप इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, तो साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, अपेयर इन इंटरव्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेयर इन इंटरव्यू। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। देखो कुछ क्वेश्चन अब आपको इंग्लिश लिटरेसी के देखने को मिलेंगे और ऐसे 15-20 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं जो प्योर इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन को बेसिक आपको समझाऊंगा कि उसमें करना क्या है, उसको समझना कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ एनिमल डू यू लाइक, मतलब आपको जानवर पसंद है, और आगे लिखा हुआ है रिक्त स्थान, तो इसका मतलब कौन सा जानवर पसंद है। तो इसके लिए कौन से के लिए क्या आएगा? विच। विच यूज होता है कौन के लिए, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विच। बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि को कहना क्या चाह रहा है। वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे आपको क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश वाले देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो
रोहन और रोहन के बाद यहाँ पर डेविड भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो दो अगर एक साथ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। अल्प विराम यहाँ पर हम लगाएंगे। इंग्लिश में देखते हैं, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ रोहन और डेविड के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? कोमा। तो हिंदी में उसको अल्प विराम कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग कोमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? आप कैसे हैं? इस टाइप से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हम उत्तर भी कैसे देते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी वेल एंड यू। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हाट डिड द एक्सीडेंट व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? एक्सीडेंट कब हुआ था? अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश वर्ड का, तो इसमें कहना चाह रहा है कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मींस एक्सीडेंट कब हुआ था। कब का मतलब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। व्हेन मतलब कब, तो टाइम की बात हो रही है। और इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में केवल टाइम दिया हुआ है, एट 10:30 लास्ट नाइट। एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चंस का हिंदी मीनिंग समझना है। जैसे यहाँ देखिए, आई म्यूजिक, आई रिक्त स्थान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आई ब्लैंक स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल आपको इंग्लिश वर्ड तो इंग्लिश वर्ड ही मिलेंगे देखने को। तो आपको ये समझना है कि जो इंग्लिश वर्ड में जो दिया हुआ है उसको हिंदी आप ट्रांसलेट कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। आई फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं गाने सुनता था जब मैं छोटा था। तो सुनना शब्द यहाँ पर मिसिंग है। तो अब सुनने के लिए उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्न या लर्न। तो सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं छोटा था, चाइल्ड था, तब मैं गाने सुनता था। तो उसके लिए वर्ब की लर्न की थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड। तो यहाँ पर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग देखना है और आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लर्न, सेकंड फॉर्म भी वही होती है लर्नड और थर्ड भी वही होती है लर्न। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर वाज यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है और पास्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसलिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी करिकुलम वाइट को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। सीवी को हम किस रूप में जानते हैं? तो सीवी को हम लोग रिज्यूम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, रिज्यूम। सीवी को हम लोग करिकुलम वाइट को हम क्या बोलते हैं? रिज्यूम कहते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट है, मैंने बताया कि पीडीएफ में क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी उसको रिपीटेड लिया है, ताकि आप जब पीडीएफ के क्वेश्चन इससे मैच करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 पीडीएफ में है वो क्वेश्चन नंबर 11 आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट है, करिकुलम वाइट इज आल्सो नोन एज सीवी रिज्यूम। तो इसको हम वापस रिज्यूम कहते हैं सीवी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थान भरे। यूर पेंसिल इज ब्लैंक स्पेस देन माइन। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यूर पेंसिल इज ब्लैंक स्पेस देन माइन। आपकी पेंसिल मुझसे क्या है? शार्प है, शार्पर है, ब्लंट है या ठीक है। तो सेकंड फॉर्म आएगी शार्पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शार्पर।
क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब का फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो वी ब्लैंक स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम जू में जाएंगे ब्रेकफास्ट के बाद। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, लेकिन जाएंगे जो वर्ड है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर के टेंस में हमेशा विल या शेल आता है, ये ध्यान रखना। तो विल गो, अगर वी विल गो, क्योंकि वी के साथ विल का प्रयोग होगा, तो वी विल गो। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विल, और किसी में विल दिया नहीं है। चारों ऑप्शन में देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ध्यान रखना कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल का प्रयोग होता है वर्ब के साथ, तो विल गो आ जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही शब्द भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। दे ब्लैंक स्पेस गुड फ्रेंड्स। वे अच्छे मित्र हैं। अब दे के साथ क्या आता है? इज आता है, एम आता है, आर आता है या वाज आता है? तो दे के साथ आर आता है, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ही और शी के साथ क्या आता है? इसका प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो दे के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इंग्लिश के, और 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एनसीईआरटी सीबीटी एग्जाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको बस इसको ट्रांसलेट करना है कि एक वर्ड जो इंग्लिश वर्ड दिया है इसका हिंदी मीनिंग क्या है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है वो देखना है। तो दे के साथ क्या आता है? आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन रिक्त स्थान थ्रू द टनल। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस है थ्रू द टनल। ट्रेन टनल से जा रही है, और जो वर्ड है पास हो रही है जा रही है वो मिसिंग है, ब्लैंक स्पेस है उसकी जगह। तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है, क्योंकि कोई क्रिया हो रही है उस समय। जब भी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में हो रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो उसके साथ इज, एम और आर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में इज भी है और वर्ब के साथ आईएनजी भी है। तो इज पासिंग वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वाज पासिंग इसलिए नहीं होगा कि वाज जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, जो बीत चुका है उसके लिए वाज और वर्क का प्रयोग होता है। जो वर्तमान में हो रहा है उसके लिए इज का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है या आर का प्रयोग होता है। द ट्रेन इज, ट्रेन के साथ इज का प्रयोग होगा, तो ट्रेन इज, और वर्ब के साथ आईएनजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज पासिंग। ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। टनल के अंदर से ट्रेन जा रही है। बस आपको हिंदी ट्रांसलेट करना आना चाहिए इस वर्ड का हल्का सा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसका इंग्लिश का हल्का सा भी ट्रांसलेशन अगर आप कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा वहां पर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थान को उचित प्रश्नवाचक विशेषण से भरें। आर यू गोइंग, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ आर यू गोइंग। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वेयर जो वर्ड है यहाँ पर ये मिसिंग है, तो वेयर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेयर आर यू गोइंग, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग।
बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान को उचित सर्वनाम से भरें। देखिए, आई मेड दिस केक और ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक और फिर ब्लैंक स्पेस। यह केक मैंने बनाया है और खुद से। माई सेल्फ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? माई सेल्फ। यह केक मैंने बनाया है खुद से। ऐसा तो होगा नहीं कि ये केक मैंने बनाया है तुमसे। जब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? आई मेड दिस केक। यह केक मैंने बनाया है और फिर आगे ब्लैंक स्पेस है। तो ये केक मैंने बनाया है तो हम क्या बोलेंगे? वर्ड क्या पूरा होगा कि यह केक मैंने खुद से बनाया है। तो खुद से के लिए माई सेल्फ का प्रयोग होगा। यह केक उसने बनाया है तो ही मेड दिस केक हिमसेल्फ या हर सेल्फ। अगर कोई लड़की गर्ल्स के लिए बात हो रही है तो हर सेल्फ आता है, लड़के के लिए बात हो रही है तो हिमसेल्फ आता है। वैसे ही खुद के लिए अगर मैंने बनाया है तो माई सेल्फ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब ये देखो, रिक्त स्थान को उचित सर्वनाम से भरें। शी मेड दिस केक। यह केक उसने बनाया है, उसने खुद से बनाया है। तो उसके लिए क्या आएगा? क्योंकि शी है तो शी के लिए क्या आता है? हर आता है। तो शी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो हर सेल्फ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। तो आपको बस इसका हल्का सा ट्रांसलेट कर लेना है हिंदी में, तो आप समझ जाएंगे। और इस वीडियो को भी आप अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको चीज़ें याद भी होने लगेगी। बहुत छोटे-छोटे मॉड्यूल हैं बाकी के। पहला जो मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल है वो थोड़े उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन है। बाद में जो मॉड्यूल है उसमें 15-16 क्वेश्चन ही है। तो 1 या 2 दिन में आप पूरा एम्प्लॉयबिलिटी के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान को उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम से भरें। ही हैज हर्ट, सॉरी शी हैज हर्ट। उसने खुद से खुद को नुकसान पहुंचाया है। तो उसने खुद को हर्ट किया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? शी हैज हर्ट हरसेल्फ। उसने खुद से खुद को ही नुकसान पहुंचाया है तो आ जाएगा शी हैज हर्ट हरसेल्फ। जब भी शी आएगा तो उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। अगर ही आता है तो उसके लिए हिम का प्रयोग करते हैं। यदि आई आता है तो उसके लिए माई का प्रयोग करते हैं। यदि दे आता है या कोई स्पेशल वस्तु वगैरह रहती है तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर शी है तो शी के लिए हम लोग ही हर का प्रयोग करेंगे, हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स ब्लैंक स्पेस आईज रिवेल्ड एट हर मिस्चिफ। आईज के लिए हम लोग ट्विंकलिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमकीली आंखें, इस टाइप से वर्ड इसका मीनिंग होता है। तो आइस के लिए हम लोग जो विशेषण प्रयोग करते होता है ट्विंकलिंग। किसी भी शब्द का अगर हम तारीफ में अगर कोई बात करें या किसी चीज को जोड़ के बताएं, जैसे गाल होते हैं अपने, तो गाल के लिए हम चूबी वर्ड्स का यूज करते हैं कि और ऐसे ही आइस के लिए हम लोग ट्विंकलिंग वर्ड का यूज करते हैं, ट्विंकलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ट्विंकल होता है तो उसका आईएनजी लगाकर हम ट्विंकलिंग वर्ड का यूज करेंगे आइस के लिए। चमकना या जैसे ट्विंकल स्टार होते हैं ना, इस जो क्या बोलते हैं उसको हम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब छोटे छोटे जो तारे हैं वो चमक रहे हैं, अपनी चमकीली आंखें हैं। तो वैसे ही आइस के लिए हम लोग
ट्विंकलिंग वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज ब्लैंक स्पेस द थर्ड फ्लोर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। तो मेरा जो घर है वो तीसरे फ्लोर पर है, तीसरी मंजिल पर है। तो इसके लिए क्या आएगा, ऑन द थर्ड फ्लोर। ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, ऑन द थर्ड फ्लोर। इन द नहीं आएगा क्योंकि इन कोई चीज नीचे उसके लिए प्रयोग करते हैं। एट, एट का प्रयोग वहां होता है कि जहां कोई चीज रखी हुई है किसी स्थान पर, और अगर कोई चीज ऊपर रखी हुई है तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। इसके लिए आ जाएगा आपका ऑन द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माय हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, सही शब्द प्रश्न शब्द इज द स्पीकर एट द फंक्शन, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले है ब्लैंक स्पेस, फिर है इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन में स्पीकर कौन था या कौन थे, तो कौन के लिए हु, तो जो मिसिंग वर्ड है वो है आपका हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन में स्पीकर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फंक्शन जो कार्यक्रम हुआ था उसमें स्पीकर कौन थे हमारे। तो कौन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ऑप्शन हु, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हु यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन भाषा कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ध्यान रखना आप, कंप्यूटर में जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसी को हम लोग मशीन भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज। उच्चारण से तात्पर्य है, प्रोनाउंसिएशन से क्या मतलब है कि हम लोग कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब साउंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्वनि का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे ही हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलेगी तो इसका मतलब कोई ना कोई शब्द का उच्चारण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का उत्पादन। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के समूह को सार्थक वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर शी है तो शी का प्रयोग करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है ऐसे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, जिसमें शी का शी को सबसे पहले लिखा गया है सब्जेक्ट को। जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नाउन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वर्ब, सॉरी वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्क, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्क या थर्ड फॉर्म, तो वर्क, तो वर्क आ जाएगा। तो शी वर्क एज अ स्कूल टीचर, ये इसका पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। केवल आपको दो ही चीजों से मिल जाएगा अगर आप इसको समझेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है या सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मली हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका शी, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, तो शी वर्ड, फिर एज ए स्कूल टीचर। बाकी का सेंटेंस आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शी वर्क एज अ स्कूल टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द जो अचानक और तीव्र भावना को व्यक्त करता है उसे कहते हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। इसमें आदिबोधक या इंटरजेक्शन हम लोग उस शब्द को कहते हैं। अचानक से कोई वर्ड हम कहते हैं तो उसके पीछे हम हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। जब आप उच्च अधिकारियों जैसे शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक का अभिवादन करते हैं, तो आपको रिक्त स्थान का उपयोग करना चाहिए। When you greet higher officials such as teacher, instructor और supervisor, you should use क्या कहेंगे हम उनको? गुड मॉर्निंग कहेंगे, हेलो कहेंगे, हाय कहेंगे या हे कहेंगे? तो बिल्कुल अगर हम किसी बड़े अधिकारी या टीचर्स या इनसे अगर हम अभिवादन करेंगे उनका, तो उनको सबसे पहले क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, इस टाइप से हम लोग उसका उनका अभिवादन करते हैं। तो वर्ड यूज़ करेंगे हम उसके लिए गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मौन है? विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर? तो आंसर में डब्ल्यू जो वर्ड है वो साइलेंट वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू वर्ड साइलेंट है। जब भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डब्ल्यू का प्रयोग नहीं होता है उच्चारण में, हम आंसर कहते हैं। आंसर में कहीं भी डब्ल्यू या व नहीं आता है, इसलिए डब्ल्यू जो है ये साइलेंट वर्ड है। चर्चा शिष्टाचार में क्या करना चाहिए? विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिक्यूट्स? जब भी हम डिस्कशन करते हैं किसी के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना आपा खोएं? बिल्कुल अपना आपा नहीं खोना है आपको। दूसरों की बात सुने? बिल्कुल यही आपको करना है। जब भी डिस्कशन होता है तो हमें दूसरों की बात को भी केयरफुली सुनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे की बात है सुने। लिसन टू अदर्स, दूसरों को भी सुने। जब भी डिस्कशन होता है तो केवल अपनी ही बात नहीं बोलना है, दूसरों की बात को भी केयरफुली सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार में क्या नहीं करना चाहिए? कौन सी चीज आपको नहीं करना है? खुले दिमाग से काम ले? बिल्कुल खुले दिमाग से आपको काम लेना ही है। जब भी डिस्कशन चलता है तो ओपन माइंडेड आपको रहना है। मध्यम स्वर का प्रयोग करें? बिल्कुल इतना नहीं तेज भी नहीं बोलना है, बहुत धीमे भी नहीं बोलना है। मीडियम स्वर का आपको प्रयोग करना है। यूज मॉडरेट टोन, बिल्कुल सही है। दूसरों की बात सुने? बिल्कुल दूसरों की बात सुनना है। जब भी डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन या दो लोगों में डिस्कशन चल रहा है, तो आपको दूसरों की बात को भी केयरफुली सुनना है। ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें? ये चीज आपको नहीं करना है डिस्कशन में, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज आवश्यक ही नहीं है उसके लिए हमें बहस नहीं करना है। तो आर्ग्यू अननेसेसरी, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो ये चीज हमें नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनावश्यक बहस करें, ये राइट आंसर है। ये चीज हमें नहीं करना रहे चर्चा शिष्टाचार में या डिस्कशन एटिक्यूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सीपीयू जो होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉरी, वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कार्डिनल संख्या है? अब इसे कार्डिनल संख्या वाले 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं। वो नंबर जो किसी भी काउंटिंग को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो ये जो तीनों रोमन वर्ड हैं, ये पोजीशन को दिखा रहे हैं। ये 5th है, ये 7th है और ये 11th है। ये सभी के सभी स्थान को, पोजीशन को दिखाते हैं, नंबर को नहीं दिखाते हैं। और जो 10 है वो नंबर को दिखाता है। तो कार्डिनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसमें हम मात्रा को शो करते हैं। जैसे मैं दूसरे स्थान पे खड़ा हूँ, तो ये दूसरे स्थान मेरा पोजीशन है, न कि मात्रा है। लेकिन वहां 10 बच्चे खड़े हैं, तो 10 जो है वो काउंटिंग है उनकी। तो जहां पर भी काउंटिंग की बात होगी, जहां पर भी मात्रा की बात होगी, वो आपका कार्डिनल नंबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, आने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन और सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही है। कौन सी कार्डिनल संख्या है, अब आप बताइए। तो 3 है,
वो किसको दिखाएगा? क्वांटिटी को दिखाएगा, मात्रा को दिखाएगा। तो जो चीज मात्रा को दिखाती है वो क्या कहलाती है? आपकी कार्डिनल नंबर। बाकी ये जो रोमन वर्ड है ये सब किसको दिखाएंगे? पोजीशन को। ये 10th पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन, ये 4th है, ये 5th है ना। तो ये सभी चीजें किसको दिखाती है? पोजीशन को। वो कार्डिनल नंबर नहीं कहलाते हैं। कार्डिनल नंबर वो कहलाते हैं जिसमें हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रा को दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 4th, ये 10th, ये 1st और ये 1। तो ये फर्स्ट जो है ये भी पोजीशन को दिखा रहा है, ये 10th है ये भी इस पोजीशन को दिखा रहा है, कौन से स्थान पर है उसको दिखा रहा है। ये 4th है ये भी पोजीशन को दिखा रहा है कि कोई लाइन में अगर कोई रखे हुई कोई चीज रखी हुई है, ये बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो 4th उसकी पोजीशन है, 10th उसकी पोजीशन है, लेकिन वहाँ कितने बच्चे खड़े हैं उसको दिखाने के लिए हम कार्डिनल संख्या का प्रयोग करते हैं, उसी को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 जो है आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें कौन सा कार्डिनल नंबर होगा? 1, 5th, 8th या 2nd? 5th यहाँ पर पोजीशन को दिखा रहा है, 8th भी पोजीशन को दिखा रहा है और 2nd भी आपके स्थान को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो कार्डिनल वर्ड को दिखा रहा है, संख्या को दिखा रहा है, तो 1 जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें उन्हीं को आपको राइट लगाना है जो क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपके कार्डिनल वर्ड हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपके कार्डिनल वर्ड नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी स्थान को दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, और 1, 2, 3, 4 ये सभी काउंटिंग दिखाते हैं, नंबर्स को बताते हैं कि कितने नंबर यहाँ पर टोटल अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? देखो, विस्मयादि बोधक के लिए आप देखेंगे तो पीछे चिन्ह लगा हुआ है। विच वन इज एक्सामेट्री मार्क्स, एक्सामेट्री सेंटेंस। तो ये वाला जो सिंबल है एक्सामेट्री सेंटेंस का, एक्सामेट्री मार्क्स सही है, सही आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से आपको समझ में आ गया कि जिसमें भी ये वाला चिन्ह लगा हुआ है यही विस्मयादि बोधक चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है वही विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक्टिव वॉइस है? अब एक्टिव वॉइस में ध्यान देना कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाद में आएगा। जैसे बाय हिम, बाय हर, बाय डैड, बाय मी, ये सभी पैसिव वॉइस के उदाहरण हैं। और एक्टिव वॉइस में जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा ही की जाती है। तो कर्ता है वही क्रिया कर रहा है, तो कर्ता को हमने सबसे पहले लिख देते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विच वन इज एक्टिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए है राम हैज पास द एग्जाम, ये आपका एक्टिव वॉइस वाला वर्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में सब ये बाय हिम, बाय हर, बाय डेड, जिसमें जो क्रिया पहले होती है और कर्ता को हम लोग बाद में लिखते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में हम कर्ता को पहले लिखते हैं उसके बाद क्रिया को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस है? तो पैसिव वॉइस जिसमें बाय हिम, बाय हर, बाय अस कुछ भी लिखा होगा वो आपका पैसिव वॉइस होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, बाय अस। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाय का यूज हो रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है आपका कर्ता, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है चारों में से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में कि जब भी हम लोग पहले क्रिया हो जाती है उसके बाद कर्ता आता है, जिस कर्ता के द्वारा ये कार्य किया गया है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, तो वही आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। जबकि एक्टिव वॉइस में
ये सारे एक्टिव वॉइस के उदाहरण हैं। ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है कि मोहन इज पेंटिंग हाउस। मोहन जो है वो करता है, और वो क्या क्रिया कर रहा है या क्रिया करी उसने कि वो घर को पेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, शी वाज रीडिंग अ बुक, उसने बुक पढ़ ली थी या पढ़ रही है। तो ये जो है, ये जो शी आपका सब्जेक्ट है वो पहले आ गया, है ना। इन सब में एक्टिव वॉइस में कर्ता पहले आ जाता है, उसके बाद क्रिया होती है। और पैसिव वॉइस में जो कार्य है वो पहले लिखा जाता है और कर्ता को बाद में बताया जाता है, लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक कंजुकेशन नहीं है? विच वन इज नॉट अ कंजक्शन? तो इसमें आप देखेंगे एंड और बट और ऑन, तो ऑन जो है वो कंजक्शन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से ऑन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रोल प्लेइंग का कौन सा लाभ नहीं है? जब हम रोल प्लेइंग करते हैं किसी भी टास्क में, तो उसका क्या लाभ नहीं है? आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल रोल प्लेइंग से आत्मविश्वास बढ़ता है। सुनने का कौशल विकसित करता है, ये भी सही है। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, बिल्कुल। हमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है हमारे अंदर रोल प्लेइंग से। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग? अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने की स्किल बढ़ती है। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। और लास्ट ऑप्शन है डेवलप बोर्डम, या बोरियत विकसित करता है। तो रोल प्लेइंग से कोई बोरियत विकसित नहीं होती है, तो ये इसका लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डेवलप बोर्डम या डेवलप बोरियत विकसित करता है, ये वाला उसका लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? विच वन इज नॉट अ वोवेल? ए, ई, एफ और आई। तो एफ जो है यहाँ पर ये व्यंजन है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में, ए, ई, आई और यू। बाकी सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट या व्यंजन। तो एफ जो है यहाँ पर इस राइट आंसर हो जाएगा। एफ जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिक्यूट? ऑफिस में अगर हम वर्क करते हैं तो एक अच्छा ऑफिस एटिक्यूट क्या होना चाहिए? औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, बिल्कुल सही। काम पर समय पर नहीं पहुंचना चाहिए, ये गलत है। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, हमें समय पर पहुंचना चाहिए। तो ये जो है वो एक अच्छा शिष्टाचार नहीं है। क्या? काम पर समय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मोबाइल की रिंगटोन फैंसी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो बिल्कुल एक फॉर्मली हमारी नॉर्मली रिंगटोन होना चाहिए। फैंसी या किसी प्रकार के सॉन्ग्स वगैरह या भड़कीले सॉन्ग वगैरह आपकी रिंगटोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कार्यालय पर गंदगी फैलानी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये सभी अच्छे शिष्टाचार नहीं है। बी, सी और डी जो है ये अच्छे शिष्टाचार नहीं है। अच्छा शिष्टाचार क्या है कि औपचारिक कपड़े आपको पहनना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस आपको कार्यालय में, ऑफिस में पहनना चाहिए। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये आपका एक गुड ऑफिस एटिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान होता है परंतु अर्थ भिन्न होता है उसे कहते हैं। तो अगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका समान है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? होमोफोन। क्योंकि जिनका टोन एक जैसा है, बोलने में वर्ड एक जैसा है, उच्चारण एक जैसा हो रहा है, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोफोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमोफोन।
थैंक यू लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है या उसको अगर डिटेल में समझना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। तो अपने जितने भी आईटीआई के साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।